नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। क्रय विक्रय, लाभ हानि, छूट, मात्रा, फेल, पास, जो अलग अलग पैटर्न जो हमेशा से आपको कंफ्यूज करते हैं पेट एग्जाम में, उन सभी पर मैंने यहां सवाल लिया है। इसमें लाइन डायग्राम भी है, इसमें टेबल भी है, इसमें वो पैटर्न भी है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आपको लगता है एक चैलेंज के रूप में है। तो आप सभी लोग गंभीरता से इस पूरे सेशन के सभी पार्ट को अच्छे से कवर करिए, कैलकुलेशन को मिलाइए, पैटर्न को सीखिए और एक प्रॉपर इसका प्रिपरेशन अपने से डन करिए। मैं आपको फिर से और करता हूं, इस तरह के पैटर्न ही आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेंगे। और दूसरी बात, मैं जब प्रिपरेशन कराता हूं, जब मैं सोल्यूशन आपको देता हूं, तो मैं नेचुरली कराता हूं, कोई आर्टिफिशियल प्रिपरेशन नहीं है। हम आपके साथ उसी प्रकार से एफर्ट करते हैं जैसे आप खुद अपनी कॉपी पर करते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रिपरेशन को एकदम बहुत ही जेन्युइन मान रहे हैं, ऑर्गेनिक मान रहे हैं। कहीं कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कहीं कोई बनावट नहीं है, सब कुछ वही है जैसा एक प्रेजेंटेशन एक छात्र कर सकता है, अभ्यर्थी कर सकता है। सेशन को आप सभी लोग लाइक करते चले, शेयर करते चले, हर एक सवाल में अपने बिहेवियर को, अपनी वर्किंग को मिलाएं, देखें कहां कंफ्यूजन हो रही है। कहीं अगर मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं कैलकुलेशन करते समय, तो आप उसको पॉइंट करिए, उसको हमें प्रेजेंट करिए, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, और इसको बहुत पॉजिटिवली लेकर चलिए। कहीं से इसको नेगेटिव मत परसेप्शन बनाइए, इसको बहुत ही अच्छे से बना के चलिए, क्योंकि हम लोग अब उस दौर में आ गए हैं जहां पर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। और रियली जब मैं कोई सवाल करता हूं और आपकी तरफ से आता है सर इसका इसका ऐसे ऐसे हो सकता है, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, मुझे कहीं नेगेटिव नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सही में अब आप सही दिशा में जा रहे हो, पकड़ रहे हो चीजों को जहां पे कमियां हो रही हैं, उन प्रोसेस को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यही मुझे कॉन्फिडेंस देता है। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ बेहतर किया आपके लिए और आप इसका अनुभव कर रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं, सवालों पर चलते हैं, एक एक सवाल को ध्यान से देखते हैं। यह प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित सवाल है और सवाल बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर जब पहला आप फिगर देखेंगे तो आपको एग्जाम भी कनेक्ट होगा, आपको अपना 2023 भी कनेक्ट होगा, और साथ साथ ये जिस परीक्षा से लिया गया है उस एग्जाम की भी कनेक्टिविटी आप मिला सकते हैं। दो चीजें हैं, 2023 में सेम इसी पैटर्न पर सवाल आया हुआ था, इसी तरह की डीआई थी, लेकिन इसमें उसी चीज को जो यहां पर दिया गया है, इसको फिगर में भी और टेबल में भी बना के दिया है। ये दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है, उसी को प्रेजेंट अच्छे से किया गया है। जहां से जिस सेट से यह पेपर यह सवाल लिया हूं मैं, उसी की संख्या 105 से 107 है, मतलब 3 डीआई है। अब 3 डीआई कहां आती है इसको आप खुद जानते होंगे, ठीक है। निम्नलिखित रेखा चित्र 5 अलग अलग महीनों के दौरान, और महीने आप देख रहे मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, दुकानों द्वारा बेची गई दुकानों द्वारा बेची गई छतरियों की संख्या, छाते जो होते हैं जो बरसात में यूज किए जाते हैं, उनकी संख्या को दर्शाता है। दुकानों के नाम ए हैं, बी हैं, सी हैं। लाइन पर बहुत कंफ्यूजन नहीं है, वैसे देखने से क्लियर हो रहा है, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को जो फिगर में बनाया उसी को टेबल में रख भी दिया है। जैसे अगर मैं कहूं दुकान ए, तो एक तीर पर ऐसे सर्कल बना दिया है। तो तीर पर सर्कल देखिए कहां पे बना हुआ है, जैसे अगर हम पूरा समझें तो तीर देखिए जैसे अपने पास, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है ये देखने में। अब देखो ये तीर पर सर्कल बनाया है, तो सर्कल वाली लाइन कहां पे दिख रही है। अब यहां जब हम इसको ढूंढेंगे ना, मैं आपको सही बताऊं, अगर ये ना हो, इसकी मदद से कोई सोचे तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब एक जैसा लग रहा है, सब में रेक्टेंगल 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 लग रहा है, ना तो त्रिभुज दिख रहा है, ना तो कहीं सर्कल दिख रहा है, ना स्क्वायर दिख रहा है। तो यहां तो कंफ्यूजन रहेगा कि हम किसको कैसे लें। जैसे मैंने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, पूंछ पकड़ के चलते हैं। अगर हमने दुकान एक की बात करी, हमने सर्कल की तरफ देखा, तो मैं सर्कल को कुछ ऐसे ला रहा हूं, ये देखिए, जबकि यहां स्क्वायर हो गया, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, तो मिलाइए, देखिए मैं क्या सही कर रहा हूं। मैंने दुकान ए लिया, यहां पर 200, चलिए सही है, फिर मैं 170 बोल रहा हूं, बिल्कुल सही है, फिर 230, मतलब अब देखो फंसा दिया इसने, अभी 230 नहीं है, जबकि यहां पर क्या है, 230 लिखा जुलाई में। चलो जुलाई की बात को है भी नहीं, 230 देखिए प्रेजेंटेबल भी नहीं कहीं पे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, इसको देखकर कोई कर नहीं सकता है। मैं बता दूं, इससे फिगर के हिसाब से सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इस टेबल के हिसाब से होगा। कैसे होगा कि दुकान ए ने मई में 200 छतरियां बेची, जून में 170 बेची, जुलाई में 230। दिख ही नहीं रहा भाई, कहां 230, कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अगस्त में 285, चलो यहां पहुंच गया, मतलब जून वाला मिस कर दिया, जुलाई वाला मिस कर दिया, अगस्त वाला, मतलब है लाइन वही जो मैं पढ़ रहा था। अब सोचो हम पहुंचे मई से जून, जुलाई कहीं दिख ही नहीं रहा इस लाइन पर, ठीक है। हम पहुंच गए कहां पे, अगस्त पर, और पहुंच गए सितंबर पर, मतलब है वही लाइन जिसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसमें एक आंकड़ा हटा दिया है। और आप ये मत सोचो कि ये चीज हमारे पेपर में नहीं रहेगी, आपका पेपर तो आप ही की तरह रहेगा। जैसे उसने क्या कर दिया, यहां से वहां सेंटर भेज दिया, समझ रहे हो, बुलंदशहर का प्रयागराज भेज दिया, प्रयागराज का झांसी भेज दिया, उसी प्रकार से ऐसे फिगर भी बना के दे देगा। समझ, पैसा उनको बचाना है, पैसा उनको कमाना है, फिगर जो है मतलब उसी तरह से देना है। आप समझिए, आपको एक सादा पन्ना उसी ब्लैक एंड ग्रीन टाइप का जो हल्का सा आता है,
उसी पे ऐसे बना देगा, खुद ही देख के डिस्टर्ब हो जाओ कहां से कैसे क्या है। तो अगर ये अपडेट नहीं रहेगी तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो चलिए मैंने दुकान ए की बात करी, उसने अलग अलग महीनों में कितना सेल किया, और हम महीने, अच्छा दुकान बी उसी प्रकार से है 250, यहां से शुरू कर दीजिए, ये आएगा 200, सही जा रहा है, 260 सही जा रहा है, सही है ना, 190 सही जा रहा है, मतलब ये होगा दुकान दो, दुकान बी हो गया, दुकान सी की बात करो यहां शुरू होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, सही, इस तरह से जा रहा है। अब इसी अपडेट को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो हम दुकान वाइज पढ़ ले, किसी दुकान को ले लो, एक तो महीने के हिसाब से पढ़ लो, जैसे जुलाई में अलग अलग दुकानों में कितना सेल हुआ था, छतरियां कितनी बिकी थी। तो दो तरह से हमने अपडेट पढ़ लिया, फिगर को देखकर, आंकड़ों को पढ़कर मैं समझ गया कि सवाल क्या बन सकता है। ले चलता हूं सवालों पर आपको, ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। मई के दौरान दुकान ए के द्वारा, मई के दौरान दुकान ए यहां पे दिख रही है, मई महीना है, 200 देखिए यहां पर है सेल, कितनी है 200, समझ पा रहे हैं आप लोग। सवाल जैसे कहता है उसे पढ़िए, मई के दौरान दुकान ए के द्वारा बेची जाने वाली छतरियां कितनी है भाई, मई के दौरान दुकान ए है, देखिए है दुकान ए, और मई महीना कितनी छतरियां बेची हैं 200, करेक्ट है 200। उसे जून के दौरान दुकान सी के द्वारा, दुकान सी देखिए नीचे वाली है, और कौन सा महीना 240 मतलब जून महीना, बेचे जाने वाली छतरियों की औसत संख्या क्या है, मतलब यहां पर मई में दुकान ए ने कितनी छतरी बेची है 200, दुकान सी ने जून में कितनी छतरी बेची 240, औसत करना है 200 प्लस 240 बटा 2 कर दीजिए, 440 बटा 2 हो जाएगा, और 440 बटे 2 का मतलब 220 हो जाएगा। तो 220 इसका देखिए राइट सोल्यूशन है, पहले विकल्प में दिया था। सवाल तो बहुत ही आसान बना दिया, पहला वाला बहुत इजी कर दिया। कंफ्यूजन केवल इसके डेटा का फिल्ट्रेशन था, डेटा निकालना ही कंफ्यूजन था, बाकी इजी था सवाल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, आइए कैलकुलेशन पर देखिए, पहले वर्डिंग पढ़ते हैं, पूरा पढ़िए, एक एक चीज को मिलाइए, पहले एक बार पढ़ डालिए, पढ़ के तब पॉइंट टू पॉइंट मिलाइए। हालांकि हम, जैसे हम लोग की आदत होती है, हम पढ़ते हैं तुरंत हम सोचते हैं कि चलो वहां से फिल्टर करते चले, हाँ जैसे मैं करूंगा, देखिए भाई, यदि दुकान बी द्वारा मई महीने के दौरान बेची गई छतरियों की संख्या के मुकाबले, समझ रहे हैं, अक्टूबर महीना है नहीं यहां पर, तो अक्टूबर की बात की गई है। अब पहले तो दुकान को पकड़ो, कौन सी दुकान की बात कर रहा है, दुकान बी कह रहा है, दुकान बी के द्वारा, देखिए दुकान बी पकड़ लो, मई महीने में बेची गई छतरियां कितनी है बताओ 250, मई में उसने 250 छतरी बेची है, दुकान बी ने मई में कितनी छतरी बेची है 250। इसने, लेकिन इसके मुकाबले अक्टूबर महीने के दौरान, अक्टूबर महीना, अब अक्टूबर महीना है नहीं यहां पर टेबल में, बट हमको कहा है प्लान करो, ऐसे आईबीपीएस की डीआई में अक्सर होता है। अक्टूबर महीने के दौरान उसकी दुकान पर बेची गई छतरियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती, मतलब इसको 10% आपको बढ़ाना होगा। तो 10% अगर हम इंक्रीज करते हैं, 10% जो 1/10 होता है भाई, 10% 10/100 होगा, 1/10, अर्थात अगर मैं इसका 10% 1/10 करूंगा तो 25 ऐड हो जाएगा, कैसे बताइए, 250 का गुणे 10 1/10 करिए, 25 आएगा, तो मतलब यहां पे संख्या हो जाएगी 275। अर्थात अक्टूबर माह में इसी दुकान बी में, अगर अक्टूबर महीना आगे आता सितंबर के बाद, तो 275 छतरियां बेची जाती। उसका अर्थ था कि बी द्वारा मई में जितनी छतरियां बेची गई हैं मई में, उससे 10% बढ़ जाती, कब, अक्टूबर महीने में, करेक्ट है। यहां तक तो कंप्लीट हो गया, इस लाइन तक आगे। तो सितंबर के महीने के दौरान दुकान बी, इसी दुकान बी ने सितंबर में कितनी छतरियां बेची बताइए, सितंबर में उसी दुकान ने, सितंबर में उसी दुकान ने 260 छतरियां बेची हैं। सितंबर महीने के दौरान दुकान बी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या, ये देखिए कितनी है बताएं, 260। उसी दुकान के अक्टूबर महीने के दौरान बेची जाने वाली छतरियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, मतलब इस सितंबर वाले को इस अक्टूबर वाले का मुझे परसेंट बनाना है। केवल यहां पर हमने चीजों का इंक्रीज और डिक्रीज, यही सारा प्रोसेस देखा। तो सितंबर महीने में बनी है 260, बेची गई 260 छतरियां, अक्टूबर महीने में बेची गई 275 छतरियां। किसको परसेंट बनाना है, सितंबर वाले को बनाना है, और किसका बनाना है, अक्टूबर वाले का बनाना है। तो चलिए, जिसको परसेंट बनाना होता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं, और जिसका बनाना होता है उससे भाग करते हैं, 275 से भाग करिए, 25 एक के 25, 25 एक के 25, 11 हो गया, 25 चौके 100 होता है। लगभग में उत्तर देना है, देखिए साफ साफ लिखा है। तो शून्य होता है, 6 चौके 4 छंगे 24 की 4 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 1040 बटे आपको क्या करना पड़ेगा 11, 11 9 99, सारे विकल्प 9 से हैं, 99 के बाद 5 जीरो होता है,
5 जीरो का मतलब होता है 11 चौके 44। 94 से ऊपर नियरर पे अगर देखा जाए तो बी विकल्प अर्थात 95% माना जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। मतलब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, समझ लिया, और आशा करता हूं समझ में पूरा कंडीशन, पूरा ये सवाल आपको एकदम स्पष्ट भी हो गया होगा। क्लियर कर लीजिए इस सवाल को। ठीक, चलिए। लगातार कौन से 2 महीनों में सभी दुकानों की कुल मिलाकर बिक्री में अधिकतम अंतर है? लगातार 2 महीनों में सभी दुकानों की, एक दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, सभी दुकानों की बिक्री में अधिकतम अंतर है। जैसे जुलाई अगस्त, पहले हम देखते हैं, हम उसी ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। हम जुलाई और अगस्त के देखिए इसने ऐसे क्या बोला है, लगातार 2 महीना, जैसे जुलाई और अगस्त देख लीजिए, लेकिन एक दुकान को नहीं देखना है, सभी दुकानों का देखना है। कौन से 2 महीनों में सभी दुकानों की कुल मिलाकर बिक्री में अधिकतम अंतर है? अब आप एक काम करो, सभी का पहले कुल बिक्री काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग सब महीनों की, जैसे मान लीजिए इसी को देखता हूं, तो आप बताओ जुलाई में कितनी बिक्री हुई है, जोड़िए सभी दुकानों की। ये 0 हो गया, 6 6 12 3 15 हो गया, 1 हासिल, 2 2 4 2 6 1 7 750 है। इधर की बात करिए 5 है, 9 8 17 5 22 की 2 हासिल 2 है, 2 2 4 2 6 1 725 है। तो अंतर देखिए है 25 का, यहां पर अंतर कितने का है? 25 का। हमें अधिकतम अंतर चाहिए। अंतर में कोई ऐसा नहीं होता कि कौन ज्यादा है कौन कम है, अंतर का मतलब अंतर है, मतलब चाहे जैसे भी सोचो, अंतर का मतलब 25 ही है। जून जुलाई की हम बात करते हैं, जुलाई में तो 750 जुड़ा है, जून में और जोड़ लीजिए। ये देखिए 0 7 4 11 2 2 4 1 5 1 6, ठीक, 610। इसका अंतर देखेंगे तो काफी फर्क दिखेगा आपको। कितने का अंतर दिखेगा पता है? 140 का अंतर दिखेगा। 140 का अंतर आ रहा जून जुलाई में, सही है। मई जून का हम जोड़ ही चुके, मई का, और मैंने कहा ना सबको जोड़ के रख लीजिए, सभी दुकानों का देख रहा हूं। 5 करो, 5 2 7 है, 2 2 4 2 6, 675 और 665 का अंतर आपको दिखेगा, 65 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे तो 65 का अंतर हो गया मई जून में। अगस्त सितंबर, तो अगस्त था ही, मैंने कहा ना सबको ऐड करके रखना होगा। 5 5 10, 6 3 9 9 8 17 1 18 की 88 लेख, इस 780। तो यहां पर भी देखिए तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, 10 से 5 5, 7 से 2 5, 55 का अंतर है। तो सर्वाधिक जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो जून जुलाई में दिख रहा है ना। कहते हैं मई के महीने में जून आ जाए, हाँ? तो इस प्रकार से जो हमारा बी ऑप्शन है जून जुलाई, इस सवाल के लिए परफेक्ट राइट सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक अंतर सभी दुकानों की जो बिक्री है महीनों के हिसाब से, अगर हम 2 महीनों को कंपेयर करें तो जून जुलाई सबसे बड़े अंतर को प्रेजेंट कर रहा है। तो राइट सॉल्यूशन आपका जून जुलाई होगा। फिगर देखिए बदल गया, और इस तरह का फिगर भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आपकी जरूरत का उपयोग का प्रोसेस है। निम्नलिखित तालिका का भी अध्ययन ही करना है और सवालों का उत्तर देना है। ये तालिका उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों से सरकारी परीक्षा पास की है ना। हमसे क्या बोला है कि यहां पर ये तालिका उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में, अलग अलग वर्ष का मतलब 12 13 14 15 16, अलग अलग राज्यों मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो आंध्र प्रदेश था उसमें 2012 में इतनी सरकारी नौकरी लोगों ने पास करी, दिल्ली में इतने लोगों ने, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग संख्या में लोगों ने सरकारी नौकरी पास करी। देखिए यहीं पर लिखा है तालिका उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों से सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करी है। मैं 2 प्रकार से रीड करूंगा। जैसे मैं आपसे पूछूं भैया सन 2012, क्या बोल रहा हूं, सन 2012 में प्रत्येक राज्य से सरकारी परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जिन राज्यों की बात कर रहा आंध्र प्रदेश, जो कह रहा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो जोड़ सकते हैं कि 2012 में कितने उम्मीदवारों ने पास करी थी। या हम ऐसे कह देते, एक सवाल और यहीं पर देखिए कंडीशन के हिसाब से बन जाता कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लें, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश को ले लें। हमने कहा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष का मतलब दिए गए वर्ष 12 13 14 15 16 में सरकारी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो हम आंकड़े को रो वाइज पढ़ सकते हैं और हम कॉलम वाइज पढ़ सकते हैं। तो समझ में तो मुझे आ गया कि सवाल कैसे कैसे बन सकता है। तो मैं आपको ले चलता हूं सीधा सवालों पर, ठीक है। आइए सवाल पर। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2012 दिल्ली कितने हैं, 4536। 2015 में मध्य प्रदेश 15A है और मध्य प्रदेश का मतलब ये है 3489। उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच की संख्या का अंतर है। बहुत इजी सवाल बना दिया, इन दोनों का डिफरेंस करना है।
तो 16 से 9 7 होता है भाई, ऊपर ही ज्यादा है। 12 से 8 4 होता है, ये भी सही है। अब इसके बाद 4 से 4 0 हो गया और 4 1047 है। 1047 से सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा कि 2012 में दिल्ली से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार और 2015 में मध्य प्रदेश से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के बीच की संख्या 1000 कितने की आ रही है? 47 की आ रही है। ठीक। 2013 से आंध्र प्रदेश और बिहार, 2013 की बात कर रहा है और आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है और बिहार की बात कर रहा है। ठीक है, 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का औसत, इनका औसत बोल रहा है। ठीक है, औसत। और 2016 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, 2000 कब की बात कर रहा है? 16, 2016 ये है, दिल्ली कह रहा है और उत्तर प्रदेश कह रहा है, ये दोनों की बात कर रहा है। उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के औसत का योग पूछ रहा है। मतलब इसका कह रहा है औसत निकालो और इसका औसत निकालो, उसके बाद उसका योग करो। औसत का योग कह रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, सबको पता है कि औसत बराबर योग बटे संख्या है। अगर हमें इन दोनों ग्रुप की संख्या सेम दिख रही है, मतलब इसमें भी 2 सदस्य हैं, 2 वर्ष हैं, 2 मान हैं, इसमें भी 2 मान है, तो औसत का यहाँ पर प्रॉब्लम, औसत का जो टफनेस है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि संख्या सेम है तो औसत करने की आपको अभी प्रेजेंट में जरूरत नहीं है। वैसे नियम तो ये है कि आप इसका औसत निकालो, इसका औसत निकालो और दोनों को जोड़ो। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम पहले जोड़ लें, इसको जोड़ लें और इसको जोड़ लें, और प्रत्येक को, देखिए इसने हमसे कहा प्रत्येक को जोड़ लें, जोड़ के तब औसत निकाल दें, तो बात एक ही होगी। दोनों परिस्थितियों में बात एक ही होगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको जोड़ के देखो कितना है, जोड़ के देखिए कितना होता है। यहां पर 4 2 6 है, ये कहां है? 2013 है और आंध्र प्रदेश और बिहार के उम्मीदवार है। ठीक है, 4 2 6, 8 2 10 शून्य हासिल 1 होता है, 3 5 8 1 9 होता है और 3 2 5, ये मेरे ख्याल सही है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। 2 3 5000 होता है, 3 5 8000 होता है, 800 होता है, 80 20 100 900 हो गया, करेक्ट है। और 4 2 6 एकदम सही, 5906 हैं 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार से पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। अब इधर चले आते हैं, दिल्ली और किसकी बात करने जा रहे हैं? दिल्ली और हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। 9 6 15 हो गया, कैरी 1, 9 6 15 1 16 की 6 हासिल 1 होता है, 8 5 13 1 14 की 4 हासिल 1 होता है, 6 5 11 1 12 होता है, 12465 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 6 5 11 500 800 1300 मतलब 12300, 12300, 60 90 150, 450 और 9 से 15 करेक्ट है। तो मतलब ये संख्या आ रही है। औसत निकालना है, बटे 2 कर दीजिए भाई। इसका अगर औसत करना है तो बटे 2 करो, क्योंकि 2 यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ भी 2 ग्रुप है, बटे 2 करिए। या एक काम करें कि हम सीधा दोनों को जोड़ दें, अर्थात 5906 प्लस 12465 जोड़कर दोनों को 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तब औसत का योग, यही पूछा ना, उसके योग मतलब इसने लिखा है उत्तर उम्मीदवारों की संख्या के औसत का योग कितना है। ठीक है, आइए सॉल्व करिए इसको, देखिएगा। 6 5 11 1 हासिल 1, 6 1 7 होगा, 9 4 13 की 3 हासिल 1, ठीक है, 5 2 7 1 8 हो गया और 1 हो, 18371 है। वैसे भी 5906 था, 12405, 12 5 17 होता था, 9 2 11 तो 17 1 18, फिर उस हिसाब से जोड़कर बटा 2 करिए। 2 9 18 है, 2 1 के 2, 2 8 16 है, 2 5 10 है, 2 5 9185.5, 9185.5 बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म आंसर है। आई होप क्लियर हुआ है ना। अंतिम होगा, यदि 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने उम्मीदवारों की संख्या 2014 में, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में टोटल 85,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने? 85,000। 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 85,000 है। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 2014 में आंध्र प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4200 कितना 81 है। देखिए क्या लिखा है, 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है। मतलब इसका ये है कि जिन्होंने परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करी है। सवाल देखो क्या कहता है, तो 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? ए है, 4281 है। इसको परसेंट बनाना है, लेकिन इसका नहीं बनाना है। गलती मत सोचिएगा पूरा के जैसे ए होता
कि कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा पास करी थी, तब तो ठीक था, गुणे 100 बटे टोटल कर देते। बट उसने हमसे कहा है 2014 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 14 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण ना करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है। तो कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, उनकी संख्या निकालना है। तो पहले लिखिए 4281, मैंने घटा दिया, 10 से 1 9 होता है, 9 से 8 1 होता है, 9 से 2 7 होता है, 4 से 4 0, 80,719 इतने उम्मीदवारों ने परीक्षा नहीं पास की थी, इतने उम्मीदवारों ने परीक्षा नहीं पास की थी। आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हमको इसको परसेंट बनाना है, जो पास हुआ है गुणे 100 करिए, बटे जो परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं जिनकी संख्या 80,719 है, मुझे इसको परसेंट बनाने के लिए इस प्रोसीजर का उपयोग करना है जो मैंने आपको बताया है। प्रॉब्लम यह है कि नंबर आंकड़े बड़े हैं, हम अगर सॉर्ट भी करने की सोच रहे हैं, जैसे हम 19 को 20 कर दें तो थोड़ा तो आसान हो ही जाएगा, 20 करने से काफी इजी हो जाएगा, इसको 80 कर दें, बट ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं, इसलिए आपको बहुत ना सोचते हुए इस पूरी वैल्यू को जो 4 2 8 1 है, 00 लगा लें, इसको भाग ही देने पर जाना होगा। किससे भाग देना होगा? 80,719 पर। बस आप अगर देख रहे हैं इसमें कुल 5 पद हैं, तो 2 2 4 2 6 सभी 6 पदों पर जाना पड़ेगा। बस इतना ही चेक कर लो कि 5 बार जाएगा कि 4 बार जाएगा, तो यही बस आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं जो समझ पा रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है 5 बार जाएगा, और अगर 5 बार जाएगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, मतलब केवल कैलकुलेशन पे ही बढ़ा दिया। 5 बार लेकर जाओ तो देखते कितना आता है। 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 1 के 5 1 5 के 5 5 4 9, सही है ना। 5 7 35 की 5 हासिल 3, 0 3 हो गया, 5 8 40 हो गया, सही है। 5 बार तो जा ही रहा है, मैंने पहले से कहा था आपसे। अब समस्या वही है कि एक स्टेप और सोचना पड़ेगा। 10 से 5 देखो कितना मैं यहां लिख रहा हूं, घटा रहा हूं। 10 से 5 5 है, 9 से 9 0 है, 10 से 5 5 होगा, ठीक है, 10 से 5 5 होगा, 7 से 3 4 होगा, और 2 होगा, एक 0 दशमलव बढ़े, एक 0 बढ़े। अब सोचो कितनी बार, क्या 3 बार जाएगा? बिल्कुल जाएगा 3 बार, यही देखना ही था। तो 3 बार जाने का मतलब, क्योंकि देखो 24,000 कुछ कितना है अपने पास, 2,45,000 है, क्योंकि 80 मतलब हम लोगों ने किससे भाग दिया? अभी देखिए अपने पास क्या हो गया, जैसे 24,505 आ रहा था, इससे छोटा था, एक 0 बढ़ाने का मतलब ये 24 लाख हो जाए, 2,45,000 हो जाएगा। तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा ना 80 के हिसाब से। 8 3 24, देखिए 3 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको 5.30 लगाना होगा, क्योंकि देखिए अगर 4 पे आता तो पहला टिक हो जाता, 6 पे आता दूसरा टिक हो जाता, लेकिन 5 पर 2 विकल्प थे, इसलिए हम लोगों ने इस पे कोई रिस्क नहीं लिया और बी ऑप्शन को इसका राइट सोल्यूशन दिया। लमसम पे भी कंफ्यूजन आता, नहीं कर पाते आप, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से प्रेफर किया है। और आप सभी लोग भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को देखिए, समझिए, और जैसे मैं पैटर्न बताते जा रहा हूं इस पर अपना ध्यान दीजिए, इस पर अपना फोकस बनाइए और सही मानिए, इसी तरह से प्रिपरेशन होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे, पढ़े, समझे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लिखिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।